सो आपका 12th का एग्ज़ाम है फिज़िक्स का 21 फरवरी को। सो हम कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो नए पैटर्न पे बेस्ड हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं अभी सेक्शन ए पूरा सॉल्व करवाने वाली हूँ MCQ का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और सेक्शंस करेंगे और सैम्पल पेपर्स करेंगे। सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके वीडियोस देखो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें देखिए आपको पहले इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे, उसे अच्छे से पढ़ना है कि कितने क्वेश्चंस हैं, ताकि आप रीचेक कर सके कि आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं या नहीं। अब ये क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका MCQ रहने वाला है, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देन वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 2 मार्क्स कैरी करेंगे। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। देन केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के हैं। एंड देन सेक्शन E जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इसमें बहुत टाइम लगता है लॉन्ग आंसर्स को, क्योंकि पूरा डिटेल देना होता है, डायग्राम बनाना होता है, इक्वेशंस डालनी होती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके MCQs पर फटाफट इन सेक्शंस पे जाना है। तो MCQs में तो क्या रहेगा, जो आता है उसे फटाफट टिक मार्क करो, और जो नहीं आता उसमें जो पॉसिबल आंसर लग रहा है उसे टिक मार्क करके आगे मूव करो। तो आपके पास अभी देखिए हम आगे चलते हैं सेक्शन ए पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एक रफ एरिया खोल लेती हूँ जिसमें हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, in a uniform magnetic field an electron enters perpendicular to the field, the path of the electron will be। देखो फोर्स कितनी होती है हमारे पास, QVB sin थीटा। अब उसने कहा परपेंडिकुलरली एंटर करता है, यानी कि QVB रहेगी। ये फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा। तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट फोर्स में मूव कर रहा है, बट उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है। तो पार्टिकल किस में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में। क्यों, क्योंकि क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास फोर्स चेंजिंग होती तब हम कह सकते थे एलिप्टिकल होता, बट यहाँ पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। द ग्राफ डिपिक्टिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विद द करंट। देखो U और पोटेंशियल एनर्जी में क्या, सॉरी इंडक्टर और करंट, इनमें क्या रिलेशन होता है, हाफ LI²। इसे कैसे निकाला जा सकता है, सिंपल था, हमारे पास EMF क्या होता है, LdI/dt। अच्छा, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप ये आया कहाँ से है फॉर्मूला, ये भी साथ साथ रिवाइज कर लो, ताकि डेरिवेशन आए अगर इसकी तो वो लिखने के लिए भी रेडी रहो। तो जो क्वेश्चन करते हो उसका सारा बैकग्राउंड की कैसे कैसे आया था, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन थे, वो सारा रिवाइज करो। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स करने से अच्छा है एक सैम्पल पेपर करने में ही पूरा टाइम लगाओ और अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो हमारे पास हमने कैसे किया था, ये पावर इज इक्वल टू VI, V क्या है हमारा पोटेंशियल, EMF ही है। तो हमारे पास क्या आ गया था, EMF इंटू I क्या था, LdI/dt इंटू I। अब पावर क्या होता है, दिस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, LIdI/dt। अब हमें पता है एनर्जी क्या होती है, वर्क डन ही होता है। इसे इंटीग्रेट करोगे तो इधर चला जाएगा, LIdI/dt इंटू dt। इसे पूरा इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, L बाहर निकाल के IdI को हाफ LI²। ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता ही क्या है, द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और मैग्नेटिक के केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो देखो यानी कि अब हमें किस में ग्राफ दिया हुआ है, U में, यानी कि Y एक्सिस पे U है और I X एक्सिस पे है। तो इनमें रिलेशन क्या है, इस टाइप का है। और ऐसा ग्राफ क्या देता है, ऐसा ग्राफ कौन सा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 equal and opposite charges each of 2 coulomb placed at a distance this dipole moment। सिंपल है ये तो, डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू
Q इंटू डी, तो यहाँ से आ जाएगा 2। अब देखो यूनिट्स भी नहीं चेंज करना है क्योंकि ये कूलम में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो आ गया हमारे पास 0.08 कूलम मीटर, और वी कैन राइट एट 8 इंटू 10⁻⁻ कूलम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज लैम्डा, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k/9। तो क्या रिलेशन होता है हमारे पास, एक तो हमारे पास ये होता है h/p और वी कैन से h/mv। इसमें अगर क्या कर दो, इसे अगर हमें काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, vc मल्टीप्लाई vc दिस, तो हमारे पास लैम्डा क्या आ जाता है, h/√2mk। सिंपल, ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में। यहीं से हम काइनेटिक एनर्जी को E Q V भी पुट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी अगर k/9 हो जाए तो क्या करेंगे, लैम्डा डैश नया वाला क्या होगा 2m k/9, तो क्या आ जाएगा k/9, ये 1/3 हो जाएगा, ऊपर जाके 3, दैट इज 3h√2mk, तो यानी कि 3 टाइम्स आ जाएगा लैम्डा के। सो आंसर क्या हो गया, सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th। अब देखिए इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन इंडक्टिव सर्किट। ये एक इंडक्टिव सर्किट है क्योंकि इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे हमने EMF दी हुई है। तो देखो इंडक्टिव सर्किट में अगर मैं किरचॉफ्स रूल लगाऊं कि किरचॉफ्स हमारा वोल्टेज लूप रूल क्या है, V माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे देखेंगे V माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0, EMF इंडक्टर में इतनी होती है, तो यहाँ तक तो ठीक है, बट यही पढ़ के इसे टिक मार्क नहीं कर देना है कि ये करेक्ट है, नो। आगे भी देखो, वेयर द सेकेंड टर्म इज द म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF इन द इंडक्टर। क्या ये टर्म म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF है, नो, इट इज सेल्फ इंड्यूस्ड टर्म। ये जो हमारे पास होती है सेल्फ इंड्यूस्ड होती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन पढ़ना है। द क्वांटिटी ओमेगा L इज एनालोगस टू द कंडक्टेंस, नो। देखो तुम्हारे पास ओमेगा L क्या होता है, XL इज द ओमेगा L, और ये क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो किसके एनालोगस होता है, रेजिस्टेंस के, नॉट टू द कंडक्टेंस। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ द करंट फेजर I इज π/2 अहेड ऑफ वोल्टेज फेजर V, नो। इन केस ऑफ इंडक्टर हमारे पास I क्या होता है, लैग्स बिहाइंड वोल्ट फेजर के बाय π/2। इन केस ऑफ कैपेसिटेंस हम कहते हैं कि V हमारा जो हमारा I होता है वो अहेड होता है किसके, V के, बट इन केस ऑफ इंडक्टर I लैग्स बिहाइंड दिस V। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचा ही यही, बट हम देख रहे हैं कि इसे करेक्ट है कैसे। एवरेज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर ओवर 1 साइकिल इज 0, तो हमारे पास एवरेज पावर कैसे निकालते हैं हम, ये सब देखो वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है निकालना, कि निकालो कि एवरेज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर कैलकुलेट, तो कैसे करोगे, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यही होता है हमारे पास। अब देखो हमने देखा इंडक्टर के केस में V और I में कितना होता है हमारे पास, कितना डिफरेंस होता है, ये I ये V 90 डिग्री का, तो cos क्या हो जाएगा 90, जब cos 90 हो जाए तो यानी कि दिस इज 0, यानी कि एवरेज पावर क्या रहेगी 0, तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल हमारे पास क्या आ गया 0। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन एज दिस एट 2 सेकेंड, व्हाट इज द सिंपल करंट हमें निकालना है। करंट क्या होता है हमारे पास, करंट क्या रहता है dq/dt, सो d/dt ऑफ 40² 40 + 4, 40² का क्या आ जाएगा 80, इसका आ जाएगा 4, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो हमारे पास 2 सेकेंड पुट करने, 8 2 16 + 4 हमारे पास क्या आ गया 20 एम्पियर, 16 + 4 20 एम्पियर, सो 20 एम्पियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम Fe
क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। हमारे पास ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और Fc क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलती है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक रियल फोर्स नहीं है जो आप फ्री बॉडी डायग्राम पे दिखा सको, वो जो पहले से फोर्सेस प्रेजेंट है उसी से ही हमें मिलती है। तो यहाँ पर किससे मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनमें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक स्टेबल ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम में, तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ही क्या करेगी? जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराएगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द Fe and Fc. Next question is, a uniform magnetic field parallel to a plane of paper exists in space, initially directed from left to right. When a bar of soft iron is placed in field parallelly, the lines of force passing through it. अब देखो हमने क्या किया, एक क्या रख दिया? सॉफ्ट आयरन रख दिया। हमने सॉफ्ट आयरन के लिए क्या पढ़ा हुआ है कि हाई रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, मतलब म्यू आर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। इससे म्यू नॉट, मतलब ये सिंपली कह सकते हैं म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो अब हमारे पास म्यू आर क्या होता है? ये होता है। तो यानी कि ये क्या आने वाला है? हाई आएगा। सो व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लाइंस विल पास थ्रू इट। सो इसमें से देखिए, इस वाले फिगर में से सबसे ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं। सो दिस फिगर शो करेक्टली द सिचुएशन। Next question is, an electromagnetic wavelength of frequency 3 megahertz passes through from vacuum into a dielectric medium with permittivity epsilon 4. तो क्या होगा? देखो C हमारे पास क्या होता है? ये होता है, ठीक है। इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया। फ्रीक्वेंसी तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो अनचेंज रहती है। तो पहले ये तो गलती हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड। अगले ऑप्शन अगर हम देखें, वेवलेंथ इज हाफ, फ्रीक्वेंसी अनचेंज, तो ये भी हो सकता है और हमारा ये सी वाला पार्ट भी हो सकता है। बट हम देखते हैं कि किस में आएगा। अब इसकी हमें क्या चेंज करनी पड़ेगी? वेवलेंथ चेक करनी पड़ेगी। तो वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें वेवलेंथ हमारे पास होती है C/V, तो अब हमारे पास C तो ये है, V क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा। अगर तुमने परमिटिविटी अगर चेंज हुई तो हमारे पास क्या आएगा? ये फॉर्मूला आता है। ये तो सेम ही है, परमिएबिलिटी। तो V क्या आ जाएगा? C/√4, और 4 दिया हुआ है हमें, दैट इज C/2। तो λ1/λ2 कि पहले क्या थी और अब क्या है? पहले थी C, अब क्या है? V। तो C/2 दैट इज 2, यानी कि λ2 जो नई वाली है वो λ1/2 हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड लैम्डा जो हमारा वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा? हाफ। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब देखो डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें क्या है? अब मैच करना है हमें। मैच करना बहुत ईजी रहता है क्योंकि एक दो का आइडिया हो गया, बाकी हो जाते हैं। लाइक ये सिंपल सा है। फर्स्ट वाला देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला? स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का सिंपली म्यू नॉट 2I अपॉन 4πr, इससे ये कट जाता था तो हम ऐसे कहते थे म्यू नॉट I 2πr। तो देखो थोड़ा सा ऐसे दिखने में है तो वैसे देख लिया करो। सो A का क्या आ जाएगा? 3। नाउ B, इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस। सेंटर में भी हमारे पास क्या रहता है? ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो B का तो हमारे पास 2 ही है। C हमारे पास क्या होगा? अब देखो, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस। जब हम एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से रहता है, म्यू नॉट I r² 2r² x² 3/2। तो हमें ये चीज़ अंडर रूट ऐसे रहती है, तो यानी कि अंडर रूट वाला आता है। इतना भी अगर आइडिया हो जाए तो तुम ये ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। देन यही बचा, तो इसका हमारे पास क्या हो गया? ये। और वैसे भी ये देखे जाए तो हमें सोलेनॉइड के अंदर का है, सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट NI। ये चीज़ क्या होती है? N/L।
तो ये 4 पाई से 4 पाई तो कट ही जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया जाता है, पर ये चीज़ कटी गई तो फिर वो पूरा फॉर्मूला हमें दिख ही रहा है म्यू नॉट NI, तो इसके लिए क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, प्योर सिलिकॉन दिया हुआ है एट 300 केल्विन हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज NH टू दिस एनी इन डॉप्ड सिलिकॉन। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, NeNH का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, Ni²। जो प्योर वाले के लिए वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन हमेशा रहेगी कितनी, Ni² के इक्वल। तो Ne हमें निकालना है, NH हमें गिवन है, किसके इक्वल रखेंगे इसे, जो हमारे पास प्योर सिलिकॉन की कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ से Ne निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 का स्क्वायर 2.25, इसका 32, 4.5 10⁻22, तो ये आ गया 5 × 10⁹ तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट of wavelength 600 nanometer, the angular width of fringe formed on a distant screen this, the spacing between two slits, lambda क्या गिवन है हमें, 600 गिवन है। पहले ही सबसे पहले काम क्या करो, इसे SI यूनिट्स में चेंज किया करो। नाउ थीटा गिवन इज 0.1 डिग्री, ये हमें क्या चाहिए होता है रेडियन में, तो क्या करोगे 0.1 इंटू पाई बाय 180, ये होगा रेडियन में कन्वर्ट के लिए क्या करते हैं पाई बाय 180। अब थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डाइफ्रैक्शन के केस में हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, सॉरी, तो क्या आएगा हमारे पास लैम्डा, एंगुलर विड्थ क्या होती है लैम्डा बाय डी, तो यहाँ से डी क्या आ गया लैम्डा बाय थीटा, सो 600 इंटू 10⁻⁹ 0.1 पाई इंटू 180, तो इसे पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3.4 -4 मीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखियो जो अगले क्वेश्चंस आने वाले हैं 13 to 16, उसमें 2 स्टेटमेंट्स दी जाएगी, ये आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, एजर्शन एंड अदर लेबल्ड रीज़न, कि जो हमने स्टेटमेंट दी है वो दूसरा जो ऑप्शन है वो उसका रीज़न है या नहीं। तो इसके ऊपर तुम्हें अलग अलग कोड्स दिए हुए हैं कि ए अगर दोनों एजर्शन और रीज़न ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की, ये याद ही कर लेना है कि ए में अगर ए ऑप्शन तब होता है, बार बार ये पढ़ोगे नहीं ना आके कि अच्छा इसके लिए था, ए क्या है एजर्शन रीजन दोनों ट्रू हो और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो एजर्शन की, बी कि दोनों ट्रू तो हो बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके, सी एजर्शन ट्रू रीज़न इज़ फॉल्स, एंड डी एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर फॉल्स, ठीक है। सो 13 क्वेश्चन देखते हैं, द गोगल, जो गोगल हम पहनते हैं गोगल्स पहनते हैं, हैव 0 पावर, हम कैसे निकाल सकते हैं ये, ठीक है, ये करेक्ट है या नहीं देखते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द लेंस ऑफ द गोगल्स इज सेम। अब गोगल्स में होता यही है कि R1 जो है आपका R2 के इक्वल होता है, ठीक है, और हम अगर फॉर्मूला लगाएं लेंस का तो हमारे पास क्या होता है μ -1 1/R1 -1/R2, सो R1 इज इक्वल टू R2 है, तो ये तो क्या हो गया 0, पावर होती क्या है 1/f, तो हो गया 0, तो यस पावर इज 0 ऑफ गोगल्स, और इसका ये रीज़न भी ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ए ऑप्शन, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा ए ऑप्शन। 14 देखो, द ग्राफ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और डी ब्रोगली वेवलेंथ में अभी हमने देखा था लैम्डा का फॉर्मूला 2m देखा था, काइनेटिक एनर्जी हम QV भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा 1/√v, और जब अगर ऐसा होता है कि हमारे पास क्या हो लैम्डा वर्सेस यहाँ पे √v इसके v के बीच में, तुमसे किस में पूछा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसमें मतलब v और इसमें, तो तुम्हारे पास क्या आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा अगर इस तरह का रिलेशन होता है तो, ठीक है, ये ठीक है, मतलब हमारे पास एजर्शन ठीक है
अब डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द अब्सॉर्बिंग मीडियम। यस, ये इस तरह से है, इसलिए ही तो इसका ऐसा ग्राफ आया है। सो assertion रीजन बोथ ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. सो ए आंसर अगेन. Then 15th, an electron on p side of p-n junctions move to n side just after diffusion of charge carriers across junction. Yes, p में से हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि p-n जंक्शन में हमारे पास, अब देखो इसमें क्या है, आपके पास क्या फिनोमिनाज रहता है. अच्छा, अगर ये NP है, N वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. मेजॉरिटी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. P में मेजॉरिटी कौन होते हैं, होल्स. मेजॉरिटी, ऐसा नहीं है कि इसमें आपके पास क्या होल्स नहीं है, माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, और इसमें माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P साइड, और क्या कह रहे हैं ये, मूव्स टू ऑफ N साइड आफ्टर डिफ्यूजन. नो, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स का होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आपके N साइड से और होल्स जाते हैं आपके P साइड से. ठीक है, तो डिफ्यूजन की वजह से हमारे पास क्या होगा, एक तरह से एक इमोबाइल आयंस का क्या बन जाता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव छोड़ते जाते हैं या नेगेटिव नेगेटिव. ये हमारे क्या है, डोनर एटम्स, ये हैं एक्सेप्टर एटम्स. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है. इस फील्ड की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन P साइड से N साइड की तरफ मूव करते हैं, और होल्स जो है आपके P साइड से N साइड की तरफ होल्स जो है N साइड से P साइड की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो ये जो मोशन होता है चार्ज कैरियर्स का ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो से क्या कहते हैं, हम ड्रिफ्ट कहते हैं. ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट क्या है, अपोजिट है टू द डिफ्यूजन करंट. और तो हम ये नहीं बोल सकते क्या कि ये बोल सकते हैं हम कि ड्रिफ्ट करंट चालू हो गया कब, डिफ्यूजन के बाद. क्यों, डिफ्यूजन के बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की ऐसे लेयर बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वजह से होने लगा. तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं कि ठीक है कि डिफ्यूजन के बाद क्या हुआ, ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये हो रहा है. ठीक है, नाउ ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द जंक्शन. देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ पे होल्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे. ये तो किसकी वजह से हुआ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तो सिर्फ डॉपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से है. इससे ड्रिफ्ट चार्ज कैरियर्स का थोड़ी इफेक्ट करेगा. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो सिर्फ किसकी वजह से है, ड्यू टू डॉपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़. इससे ड्रिफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो रीज़न इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, इसका ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ठीक है, सो सी ऑप्शन रहेगा इसका. नेक्स्ट, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस EMF. यस, एप्सिलॉन इज -d∅/dt होता है हमारे पास फैराडेज लॉ, फेमस फैराडेज लॉ. नाउ ये फॉर्मूला दिया है किसने था, फैराडे ने. सो फैराडे एस्टेब्लिश्ड इंड्यूस EMF एक्सपेरिमेंटली. बोथ आर करेक्ट, सो ए ऑप्शन, एंड दिस इज द रीजन ऑफ दिस, सो ए. ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन ए, जिसमें 16 क्वेश्चंस थे MCQ और आपके assertion रीजन के. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं सारे लिख के तो नहीं दिखा सकती हूँ, बट येस मैं आपको आइडिया दे दूँगी कि आपने कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना लिख के आना, ताकि आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सके. सो लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस के लिए. ओके, थैंक यू.